हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपना जो आरआरबी जी के पनेश्वर 2.0 सीरीज चल रही है, इसका सेशन नंबर 4 कर रहे हैं। राइट, हमने 1+2+3 कर लिया है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर 1+2+3+4। ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको पता ही है, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। इधर उधर की बातें हम ज़्यादा अभी करेंगे नहीं, फटाफट से अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, बिकॉज हमें जितना भी टाइम है ना अपने को सेव करना है। इसलिए मैं सेशंस लाइव भी नहीं लेता हूँ कि देखो लाइव में क्या होता है ना यार, व्यूज़ तो बहुत आते हैं, बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है, बट उसमें एक्चुअल फ़ायदा आपका है नहीं, है ना? तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उससे ज़्यादा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही देखें। इवन जो पेड बैचेज़ वगैरह भी होते हैं, उनमें भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। बिकॉज़ आपके जो डाउट्स हैं, आप कमेंट करिए, उसके आंसर आपको अगले सेशन में मिल जाएँगे। ज़्यादा फालतूगिरी में टाइम बर्बाद मत किया करो, ठीक है? जो नए-नए बच्चे आते हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है और फिर वो लोग जो है 2-3 साल भटकते हैं, उसके बाद जाके उनको थोड़ा-सा दिमाग खुलता है कि नहीं यार, बात तो ठीक है, अब मेरे पास में टाइम ज़्यादा नहीं है ना? तो इस तरीके से काम करिए। ख़ैर, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया, करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब बात पूछी जा रही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है? कि कौन इसरो के चेयरमैन थे ड्यूरिंग द चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसरो के बारे में बात करेंगे, फिर हम डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसरो के कुछ मिशंस हैं। हम यहाँ पे इसरो के जो-जो मिशन हुए हैं, कौन से ईयर में हुए हैं, क्या उनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी बात करेंगे। जो मिशन कंप्लीट हो चुके हैं और जो मिशन थोड़े अपकमिंग हैं, उन सभी से दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसरो की बात करें, तो ये बताइए भई इसरो कौन से ईयर में फाउंड किया गया? तो एक्चुअली में तो इसरो जो है आपका पिक्चर में आता है 1969 में, बट एक्चुअली जो है इससे पहले एक ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ करता था इनकॉस्पार, ठीक है? तो जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने स्टार्टिंग में 1962 में बनाया इनकॉस्पार, ठीक है? इनकॉस्पार बोले तो इंडियन नेशनल कमिटी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इनकॉस्पार का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल कमिटी, ठीक है? फॉर स्पेस रिसर्च, फॉर स्पेस रिसर्च, दिस इज योर आई एन सी, देन आपका ये एस हो गया, एस पी ए हो गया और फिर आर हो गया, ठीक है? तो इनकॉस्पार को बेसिकली 1962 में फॉर्म किया गया था और किसकी रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म किया गया? तो याद रखिएगा भाई, एक साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई। इनके बारे में बड़ी ही अद्भुत कहानियां हैं, आप इनकी एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, इन्होंने जो है 1962 में इसकी रिकमेंडेशन दी और यहाँ पे 62 में अपना इनकॉस्पार बन के फॉर्म हो जाता है और फिर 1969 में बेसिकली एक नया फाउंडेशन बनाया जाता है इसरो का। मतलब ये इनकॉस्पार भी मर्ज कर दिया जाता है उसमें और कुछ और नई-नई एंटिटीज़ लेके आई जाती हैं, जो बनता है इसरो, ठीक है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन। दैट इज़ योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? तो ये कहानी है 1962 में। बेसिकली अगर आप इसका ओरिजिन ईयर लेके चलोगे इसरो का, तो दैट इज़ योर 1969, ठीक? अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में, ठीक है? बेंगलुरु भाई कौन-सी सिटी होती है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, साइंस सिटी के नाम से जानते हैं और कौन-सी 2-3 सिटी के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को, वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है? ऐसे रिवाइज़ करना इज़ नेसेसरी फॉर यू गाइज़। तो बेंगलुरु कहाँ पे है भैया? कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसरो के पास में कितने स्पेस पोर्ट हैं? तो आप बता पाएँगे क्या? तो याद रखिएगा, इसरो के पास अभी 4 जो है स्पेस पोर्ट्स हैं। कितने स्पेस पोर्ट्स हैं? 4। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा-सा याद रखिएगा। कौन-कौन से हैं? तो आई गेस ये आपको पता होगा। एक तो सतीश धवन आपका स्पेस सेंटर है, दूसरा आपका थुम्बा थुम्बा करके है एक, ठीक है? और एक आपका है कुलाशेखर पट्टिनम और इसको 3 ही लेके चलो, ठीक है? 3 स्पेस पोर्ट हैं एज़ ऑफ नाउ फंक्शनल, ठीक है? आंसर में भी 3 ही था पिछली बार। अच्छा, एज़ ऑफ नाउ इसरो के हेड कौन है? तो ये सभी को पता होगा। एज़ ऑफ नाउ जो है आपके एस सोमनाथ जी जो हैं इसको हेड कर रहे हैं और आजकल काफ़ी मीडिया में एस सोमनाथ जी का आना-जाना है। तो काफ़ी मतलब लाइमलाइट में रहते हैं, तो याद रखिएगा इसको। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि चंद्रयान 2 के टाइम पे कौन थे यहाँ पे चेयरमैन? तो भई के सिवान थे। बिल्कुल आपको नाम नहीं भूलना है, याद रखिएगा। अच्छा, के सिवान को एक अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनल। कमेंट करके बताना कौन-सा मिला है, जिसका राइट आंसर होगा उसे पिन करूँगा। ठीक? चलो। तो सबसे पहले अगर हम मिशंस की बात करें, आपके चंद्रयान मिशन की ही बात कर लेते हैं। चंद्रयान मिशंस
चंद्रयान मिशंस की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था भैया आपका 22 अक्टूबर 2008 में, ठीक। अच्छा, और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 2 क्या सक्सेसफुल था या नहीं था, एक बार आप बताएंगे, है ना? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 2 वाला। चंद्रयान 2 के टाइम पे आपको वो फोटोज याद होंगी K7 जी की, है ना? तो वो खैर काफ़ी हार्ट टचिंग फोटोज हैं। खैर अगर हम सेकंड मिशन की बात करें तो ये आपका 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, ठीक है, यानी कि 11 साल बाद। अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो बहुत बड़ी सफलता हुई मिली इंडिया को चंद्रयान 3 में। तो चंद्रयान 3 जो है कौन से डेट को लॉन्च किया गया? 14 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चंद्रयान 3 का मिशन जो हुआ है 14 जुलाई 2023, क्योंकि एनटीपीसी में ना ये इसरो वाले क्वेश्चंस हैं जो ये बहुत पूछे जाते हैं। मिशन वाले हो गए, स्पेस मिशन हो गया, अभी मैंड मिशन आएगा, या आपका आदित्य एल 1 मिशन हो गया। इनसे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज ये अभी न्यूज़ में भी रहे हैं, और ये अभी सक्सेसफुल लेटेस्ट आपका यही हुआ है 2023 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही क्वेश्चंस आने हैं आपके एनटीपीसी में, ठीक। तो भाई 14 जुलाई 2023 में जो है आपका ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन से, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में करा देता हूँ चंद्रयान 3 के बारे में, बिकॉज पूछा जा सकता है कई बार। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया। 14 जुलाई की डेट थी। और किसके थ्रू लॉन्च किया गया? तो LV-M3-M4। LV-M3-M4 के थ्रू जो है इसे लॉन्च किया गया। इसका काम बेसिकली क्या था? और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे, इसमें पक्का है ये अगर आया यहाँ से, कि कौन सी डेट को इसने मून पे लैंडिंग करी? मून लैंडिंग डेट। मून लैंडिंग डेट। तो भैया ये मून पे लैंड किया था अगस्त में किया था। 13 जुलाई को चला, ठीक है। 23 अगस्त को जो है ये वहां पे लैंड कर गया था 2023 में। इसे आप याद ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे +1 कर दो, यहाँ -1 कर दो, तो डेट आ जाएगी कौन सी? 23, है ना? तो थोड़ी थोड़ी चीजें इस तरीके से आप याद रखो। जुलाई में +1 कर दो, अगस्त आ जाएगा, है ना? इस तरीके से अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इवन 6:05 का टाइम था जब हमें ये खुशखबरी मिलती है, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद में जो है विक्रम लैंडर का हॉप टेस्ट भी किया, मतलब बहुत सक्सेसफुल मिशन इट वाज अ, मतलब मजा ही आ गया देख के, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका लैंडर कौन सा था और इसका रोवर कौन सा था, है ना? तो ये आई गेस कि आपको पता होगा। अगर हम लैंडर की बात करते हैं तो ये था विक्रम लैंडर, और रोवर था आपका प्रज्ञान, है ना? प्रज्ञान काफ़ी सक्सेसफुल लैंडर रोवर हैं अपने इंडिया के। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी भेजा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक भेजा जाता है जिसका अगर हम बात करें तो अराउंड 2100 किलो के लमसम, मतलब एग्जैक्ट वेट मुझे याद नहीं है, 2100 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया था। और इसने जो है मून के ऑर्बिट में भी चक्कर लगाया, मतलब इसे हमने गैस किया था कि भैया 6 महीने के आसपास जो है ये चलेगा, है ना? बट इसने मून के आसपास भी ऑर्बिटिंग करी और फिर आके यहाँ पे अर्थ के आसपास भी की। और ये 1 साल 1 महीना चला है, 1 साल 1 महीने 8 दिन, 1 ईयर 1 मंथ एंड 8 डेज ये जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल काम किया। और ये अभी ही पिछले महीने ही शायद अगस्त में, अब मुझे डेट याद नहीं है, वह भी 2024 में ही जो है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अपना इसने काम करना बंद किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इमेंस सक्सेसफुल जो है हमें इसमें मिली है। अच्छा, एक और, ये मून पे कहाँ लैंड किया है? तो मून के सदर्न मोस्ट कॉर्नर पे, ठीक है। सदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ मून, और टू बी प्रिसाइज 69 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा एक चीज। और क्या पूछ सकते हैं? अच्छा, ये मून पे मतलब अपना सक्सेसफुली लैंड कराने वाला कौन सा इंडिया देश बना है? तो भैया फोर्थ नेशन जो है बना है। इससे पहले आपका यूएसएसआर हो गया। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ये आपका रशिया नहीं था। फिर नासा हो गया, ठीक है। नासा बोले तो ऑफ कोर्स यूएसए, और इसके बाद में आपका चाइना वाला हो गया। चाइना की आई गेस स्पेस एजेंसी का नाम यार सीएनएसए है ना? चाइना नेशनल सैटेलाइट एजेंसी, ऐसा कुछ नाम है इसका। देख लेना एक बार। सीएनएसए ही है बट चाइना की। तो ये कहानी है। अच्छा, अब मुझे कमेंट करके बताना रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही रिसेंट में आपका इसरो का एक मिशन है, ये तो हमने मून वाले मिशंस की बात कर ली, ठीक है, चंद्रयान 1 2 3। थोड़ा सा हमने 3 वाले को डिटेल में भी देखा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर सोलर मिशन ऑफ दिस इसरो, ठीक है ना? सोलर मिशन।
तो सोलर मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जहां से क्वेश्चन उठेगा बस वही करना है हमको, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1 सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये L1 क्या है? ये जो L1 होती है ना, ये बेसिकली हम इसको लैंग्रेनियन पॉइंट बोलते हैं, लैंग्रेनियन पॉइंट। L1 इज योर लैंग्रेनियन पॉइंट। अच्छा, लैंग्रेनियन पॉइंट क्या होता है कि जैसे सन है तो सन के आसपास क्या होंगे, कई सारे यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना रखे हैं, एक L1 है, यहाँ L2 है, ये L3 है, ये L4 है, इस तरीके से पॉइंट्स हैं। तो हम जैसे अगर अब बात करें तो अर्थ से लगभग आप 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी मान लो, तो वो हो जाता है आपका कि अगर आप 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर चले जाते हो सन की तरफ, तो वो L1 को पार कर जाएगा ना, L1 की लास्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ये कहानी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो लैंग्रेनियन पॉइंट ये हो गया। तो बेसिकली हमारा आदित्य L1 मिशन क्या है कि हम जो है एक सन की जो कोरोना लेयर होती है ना, कोरोना पता है ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। तो कोरोना को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमने एक सोलर कोरोनाग्राफ भेजा है। क्या होता है कि जो कोरोना की स्टडी करता है उसे हम कोरोनोग्राफ बोल देते हैं। तो हमने एक सोलर कोरोनोग्राफ भेजा है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सन की जो कोरोना वाली लेयर है उसकी स्टडी करेंगे। उसमें भी L1 ये हमने टारगेट किया था, जो L1 लेयर है, L1 की जो ऑर्बिट ऑर्बिट है वहां पे हमें अपना ये स्पेसक्राफ्ट बेसिकली आदित्य L1 पहुंचाने का है। ठीक, तो सक्सेसफुली ये हम पहुंचा चुके हैं और 6 जनवरी 2024 को ये अपनी L1 की लास्ट ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। तो मिशन इज वेरी वेरी मच सक्सेसफुल और ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में। ठीक, बस इतने ही ये 2-4 क्वेश्चन इससे बनने हैं, ज्यादा नहीं बनने। ठीक, अच्छा भाई, हमने इतने यानों की बात कर ली, बट हम सबसे पहला जो अपना एक बहुत सक्सेसफुल यान हुआ था अपना, उसे की बात भी कर लेते हैं। दैट इज योर मॉम, है ना। मॉम क्या है? मिशन ऑन मंगल, सॉरी, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मतलब मिशन ऑन मंगल, लाइक ऐसे याद रख सकते हो। बट अगर हम इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज योर मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन, है ना। तो फिर मॉम, जिसको मतलब बेसिकली आप मंगलयान भी बोलते हो, मंगलयान, बट एग्जाम में जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली यही लिख के आएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ये जो है आपका किस डेट को लॉन्च किया गया? तो 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, है ना। और ये फाइनली ये मिशन एंड कब हुआ? तो तो ये एंड हुआ है 2 अक्टूबर 2022 को। तो बेसिकली ये 2013 को लॉन्च किया गया और 2014 में ये पहुंच गया था, 24 सितंबर 2014 में जो है ये मंगल पे यानी मार्स के अराउंड जो है इसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था। और फिर फाइनली 2 अक्टूबर 2022 में ये मिशन जो है अपना खत्म हो गया। ये भी अगेन हम जब हम मंगल पे गए तो फिर इसरो जो है वो 4th स्पेस एजेंसी बन गई थी, जो पहुंची है मंगल पे, ठीक है, ऑन मार्स। तो याद रखिएगा कि मंगल पे पहुंचने वाली इसरो कौन सी एजेंसी थी? तो 4th एजेंसी थी। इससे पहले भाई कौन कौन गया होगा बताओ जरा। एक तो आपका जो यूएसएसआर का सोवियत संघ करके कुछ हुआ करता था, फिर इसके बाद में नासा पहुंची थी, फिर इसके बाद में आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज योर ईएसए। ठीक है, तो मंगल पे भी पहुंचने वाली इसरो 4th एजेंसी थी, मून पे भी पहुंचने वाली 4th एजेंसी थी सदर्न मोस्ट कॉर्नर में। तो ये कहानियां हैं, मतलब मून पे पहले, मून पे चौथा और सदर्न। अच्छा ये बताओ जरा, मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ, क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है मून के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली, मून के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली? इसका आंसर आपको करना है यस या नो में, है ना। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो अगले वाले सेशन में कवर करूंगा, अगर कोई मुझे ठीक ठाक आंसर नहीं मिलता है कमेंट में। ठीक, चलो, ये हो गया आपका मॉम मिशन। अच्छा, हम्म, अब इंडिया में प्लान किया जा रहा है कि हम पहला अपना मैन मिशन, मतलब कि क्या बोलेंगे, ह्यूमन, अरे यार एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका। हम्म, तो हम अपना क्या करेंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम शुरू करेंगे, है ना। और इसके तहत पहला मिशन कौन सा होने वाला है? ठीक है, इंडियन ह्यूमन स्पेस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में
तो भैया हम इसमें अपना पहला जो मिशन है वो करेंगे गगनयान का, ठीक है? याद रखिएगा गगनयान फर्स्ट, और ये प्लान तो किया गया है कि दिसंबर 2024 में जो है स्टार्ट हो जाएगा, बट मे भी थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे देखने को मिले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी जो है हम अपना जैसे गूगल है, गूगल मैप आपने देखा होगा, हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है नाविक, ठीक है? तो नाविक डेवलप कौन कर रहा है भाई? इसरो ही कर रहा है। तो इसरो ने नाविक को जो बना रही है, ये नाविक सिस्टम हम अपना बना रहे हैं बेसिकली, इसमें कितनी सैटेलाइट्स को पोजीशन किया गया है और ये कितना मतलब कितने एरिया को बेसिकली कवर करता है? क्या अकेला इंडिया को कवर करता है या इसके पेरिफेरी में भी कुछ रीजन्स को कवर करता है? तो किस तरीके से काम करता है? क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना नाविक में अभी 7 एज़ ऑफ नाउ जो है सैटेलाइट्स प्लेस की गई हैं और इंडिया के साथ-साथ ये इसके आसपास का 1500 किलोमीटर का एरिया जो है अभी इसमें बेसिकली कवर कर रहा है ना, कवरेज है इसमें इतने एरिया की। तो ये धीरे-धीरे अभी डेवलप होगा और मे बी ये अपना धीरे-धीरे जो है गूगल मैप को रिप्लेस कर पाए, ऐसी अभी हम आशा करते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ दुर्गेश नंदिनी वाज़ रिटन बाय। अच्छा क्वेश्चन है। तो दुर्गेश नंदिनी के साथ-साथ आपने जो वंदे मातरम अभी आप सुनते हो, वंदे मातरम, ये भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो क्या नाम है इनका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहीं-कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। चटर्जी चट्टोपाध्याय एक ही बात है। अब कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वंदे मातरम इन्होंने लिखी है, इसके अलावा आप याद रखिएगा देवदास भी इन्होंने ही लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन-सी लिखी भई? देवदास। इसके अलावा आनंद मठ, है ना? आनंद मठ बताओ भैया ज़रा किसने लिखी है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखी है। अब आनंद मठ हो गया, फिर सीताराम नाम का एक नॉवल था, काफ़ी इनका फ़ेमस रहा है, याद रखना। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, कपाल कुंडल याद रख लो, कपाल कुंडल जो है ये भी आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखी थी। अब अगर हम यहाँ बात करें तो आपको रवींद्रनाथ टैगोर की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स पता होनी चाहिए, तो लिख लो इसको, है ना? अपने जो भी पेपर पेन है आपके पास। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट गीतांजलि, भई गीतांजलि किसने लिखी? रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी। काबुली वाला हो गया। ये सवाल मतलब ऐसे घिसे-पिटे हैं आई गेस कि ये सबको आते भी होंगे। इसके अलावा आपका चोखर बाली, चोखर बाली वो हो गई, ठीक है? इसके अलावा अपना हो गया मुक्तधारा, है ना? मुक्तधारा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं रवींद्रनाथ टैगोर जी की। फिर आप प्रेमचंद की कुछ बुक्स, प्रेमचंद की बुक्स तो आई गेस सबको याद भी होंगी और सबने पढ़ी भी होंगी। जैसे कि गोदान है, कर्मभूमि है, मतलब सारी की सारी बुक्स मास्टरपीस हैं। आप एक बार पढ़ोगे तो क्या क्या कला है वो आप उसमें खो ही जाओगे बिल्कुल, है ना? गोदान हो गई आपकी, कर्मभूमि हो गई, कर्मभूमि, फिर आपकी गबन हो गई, बड़े घर की बेटी हो गई, कफन हो गई, मतलब कहानियों की भरमार है भई। बुक्स ही बुक्स हैं इनकी, तो अब खैर जो भी इम्पोर्टेंट है वही आप लिख लो एक बार, है ना? तो निर्मला लिख लो, एक निर्मला आती है, कई बच्चे भूल जाते हैं किसने लिखी है। निर्मला हो गई आपकी, फिर कर्मभूमि, रंगभूमि हो गई, रंगभूमि, ठीक है? फिर आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, सेवा सदन। सेवा सदन जो है ये भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और पंच परमेश्वर तो सबको पता ही है। पंच परमेश्वर, ये भी जो कहानी है या फिर जो बुक है बेसिकली किसने लिखी है? अपने प्रेमचंद जी ने लिखी है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं कुछ आपको बुक्स करा रहा हूँ जो कि रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी? ठीक है ना? पद्मावत। फिर आप दूसरे नंबर पे उठा लो अपना किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है? तीसरे नंबर पे आप अपना उठा लीजिए किताब उल हिंद हो गई, फिर आप कालिदास की बुक्स को उठा लेते हैं कुछ, मेघदूतम, जैसे कि आपकी मेघदूतम हो गई, फिर आपकी कुमार संभवम हो गई, कुमार संभवम। अच्छा, कालिदास की बुक्स में तो ये भी पूछ लेते हैं इसके जो मेन किरदार है या जो नायक है या नायिका है वो कौन थे, है ना?
तो ये खैर है कुछ बातें। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, मतलब जो जो क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट हम उनको तो टच कर ही लेंगे, है ना, तो सो दैट आपको इस टॉपिक से बाद में कभी दिक्कत ना आए। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। फिर इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी रघुवंशम। हाँ, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कालिदास जी की, ये मैं लिख ही देता हूँ, ये नाम भी लिख देता हूँ, ये सारी बुक्स हैं कालिदास जी की। एक किताब उल हिंद बताओ, किताब उल हिंद है ना, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। अल बरूनी। अब आपको मुझे एक आंसर देना है, अल बरूनी किस प्लेस से आया था? ठीक। और पद्मावत तो आपको पता ही है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, ये चीज जो है, ये जब से पद्मावती मूवी आई है, कौन सी पद्मावत, पद्मावती को ऐसी कोई मूवी आई थी ना, तो उसमें जब से उस मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सी हुई है, तब से ये बच्चों को ज़्यादा ही याद है, और तब से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस भी भर भर के आ रहे हैं इससे। तो खैर, अच्छा, इनके कुछ ये बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कालिदास जी की। तो इस सबसे पहले अपने पास में आप ना, चलो ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस आप इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। मेघदूतम में कहानी है एक यक्ष की, ठीक है, जो कि अपनी प्रेमिका के वियोग में तड़प रहा होता है, एक पहाड़ के ऊपर रहता है। ये एक बेसिक कहानी का ये, तो अगर ये पूछा जाए कैरेक्टर कौन सा है, तो यक्ष का कैरेक्टर है, जो कि अपनी व्हाट डू वी से यार, कि वो अपने प्रेमिका के लिए बहुत तड़प रहा होता है, मतलब लोनली रहता है, माउंटेन की पीक पे, एक पर्वत के शिखर पे रह रहा होता है। तो इस तरीके की कहानी है मेघदूतम में। तो अगले वाले पे आते हैं, ये कुमार संभवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आता है इसमें किस देवी देवता की बात की गई है, तो यहाँ पे ना बेसिकली जो शिवजी हैं, शिवजी और पार्वती जी के बीच में जब शादी होती है, फिर इसमें काम देवता के भस्म होने का भी एक प्रसंग आता है ना, इसमें जो बेसिकली शादी होती है शिवजी की पार्वती जी की, इसमें पार्वती जी को जो वो पर्वतों के देवता होते हैं, मतलब पर्वतों के राजा होते हैं, उनकी बेटी हैं पार्वती जी। तो इस तरीके की ये पूरी एक, ये अब याद रखिएगा, ये एक स्टोरी नहीं है, ये पूरी पोयम के फॉर्म में लिखा गया है कुमार संभवम को, और ये पोयम पूरी संस्कृत में है। तो ये आपको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोयम रिटन बाय कालिदास, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, और फिर आपको याद रखना है कुमार संभवम जो है वो शिवजी कहानी के बीच में कहीं ना कहीं जो शादी होती है, फिर उसमें इनके बेटे होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है, इसमें पोयम के रूप में है, ये काव्य रचना है ना, हिंदी में हम बोलते हैं काव्य। ठीक। तो अब अगले वाले पे आते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। अब ये जो है ना अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक प्ले है, ठीक है, याद रखना ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये काव्य है और ये एक प्ले है। प्ले बोले तो नाटक, नाट्य है ये, और ये है एक राजा दुष्यंत की कहानी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जिनका एक बेटा होता है भरत, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर हैं इसमें, मुख्य पात्र दुष्यंत पहले शायद इसमें ये कहानी है कि दुष्यंत राजा अपनी मेमोरी भूल जाता है, जंगल में आता है, शकुंतला से प्रेम हो जाता है, फिर ये इसको याद आ जाती है मेमोरी, फिर ये वापस चला जाता है, शकुंतला जी के भरत पैदा हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, ये पूरी कहानी है। तो कुल मिला के इससे क्वेश्चन ये आते हैं, याद रखना प्ले है, और बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। नाउ रघुवंशम, इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो राम जी की कहानी टारगेटेड है, इसमें कई राजाओं की कहानियां हैं। तो मतलब राम जी का जो वंश है ना, दशरथ जी हुए, रघु हुए, तो इस तरीके की कहानियां हैं इसमें, मतलब अगर आप देखोगे हरिश्चंद्र, अगर अब खैर इसमें बताने का कोई लॉजिक तो नहीं है, हरीशचंद्र जी हो गए, फिर उसके बाद सागर हो गए, फिर भागीरथ, दिलीप, रघु, तो ये बेसिकली राम जी का जो पूरा क्लैन है ना, पूरी जो वंश है बेसिकली उसकी पूरी कहानी है। अगर आप चाहो तो लिख लो यार, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में आ जाता है कि पहले कौन से राजा थे इसमें, मानधत, फिर हुए आपके हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, फिर हुए आपके सागर, ठीक है, फिर हुए आपके भागीरथ, भागीरथ, इसके बाद में हुए आपके दिलीप राजा, फिर हुए आपके रघु राजा,
फिर रघु जी के पुत्र थे अज, अज के बाद हुए आपके दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र थे राम जी, है ना। तो ये पूरी यहाँ पे इनके बारे में एक, ये भी एक और बात, ये जो है ये भी एक संस्कृत पोयम के रूप में है, संस्कृत पोयम, तो ये भी एक काव्य रचना है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। थोड़ा सा तिरछा तिरछा हो गया ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ स्पेस। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास क्या कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, क्या आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, एक बार बताइएगा, तो उस तरीके से थोड़ा हिंदी में भी हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो खैर, बुक्स में आपकी ये हो गई। अब मैं आपको 2-3 और बुक्स बताना चाह रहा हूँ। एक तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपका एक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये दोनों किताबें किस किसने लिखी थी बताएं जरा। तो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने, और आपकी अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, है ना। ये दो बुक्स भी याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती हैं। और इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, कालिदास की मैंने आपको सारी करा ही दी हैं। हाँ, अच्छा, राज तरंगिनी बताना जरा किसने लिखी थी, राज तरंगिनी। तो ये लिखी थी कलहन ने। कलहन के बारे में आप और कुछ भी जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो फटाफट बताइएगा। तो देखो, ये हो गया। अब मैं 2-4 और करा देता हूँ यार, नीचे ही करा दूं। देखो, अब एक बात बताओ यहाँ पे आपकी, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट है ना। टी मिस हो गया भाई, देखो शास्त्र का टी। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम भी है क्या? हाँ जी है। कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य है कि चंद्रगुप्त है? कहीं चंद्रगुप्त तो नहीं है? चलो, अर्थशास्त्र हो गया। इसके बाद में आप याद रखिएगा गीत गोविंद किसने लिखी है, ठीक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद लिखी है आपके जयदेव ने, ठीक है, जयदेव ने। फिर अगर हम इसी सिलसिलेवार चीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर मैंने आपको कादम्बरी करा दिया है क्या? कादम्बरी नहीं कराया ना? कादम्बरी भी लिख लो, कादम्बरी। ये सारे क्वेश्चंस यार देखो, पुरानी बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, और इनके ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर बार 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 पूछे गए हैं, तो याद रख लो, ज्यादा बेटर है ना। कादम्बरी के हैं बाणभट्ट। और फिर आप से अगर मैं पूछूं कि आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी, या फिर आप अकबरनामा उठा लो, है ना। आईने अकबरी और अकबरनामा में डिफरेंस क्या है, एक बार मुझे ये भी बताना। तो ये लिखी है अबुल फजल ने, है ना, अबुल फजल। इसके बाद में आपका आ जाता है, आप इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यार, वो क्वेश्चन मुझे मतलब वो भरतहरि की, भरतहरि नाम के एक राइटर हैं, और मुझे इनकी बुक्स जो है अभी एकदम क्लिक नहीं कर रही हैं। वो 3 बुक्स हैं, वो एक साथ हैं। ये मैं आपको कल के सेशन में इनका अलग से रेफरेंस दे दूंगा, है ना। इनकी बुक्स अभी मेरे को थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मे भी क्लिक हो जाएगा तो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब आईने अकबरी हो गया, तो फिर आप हुमायूं नामा, आपको पता है क्या हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा आपकी लिखी थी गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बता दो, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अब ये दो चीजें समझना, द लाइफ डिवाइन एक बुक है, और एक बुक है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ। तो ये दोनों ही बुक्स जो है अलग अलग ऑथर्स हैं। द लाइफ डिवाइन के ऑथर तो हैं आपके श्री औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डिवाइन लाइफ के राइटर कौन है, तो ये हैं अपने स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें।
और फिर अगर यहीं से मैं उठा लूँ अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये मैंने शायद कल भी कराया है क्या, मतलब किसी सेशन में कराया है क्या? लाला लाजपत राय ने लिखी थी ये, लाला लाजपत राय। अच्छा, एक गुलामगिरी, गुलामगिरी, तो ये लिखी थी आपके ज्योतिबा फूले ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने रिसेंटली में ही ये कहानी कराई हुई है। हाँ, ठीक है, कराई हुई है तो अच्छी बात है, नहीं कराया है तो याद रख लेना। फिर आपसे एक ये क्वेश्चन भी आता है, वी एस नायपुल की एक कहानी लिखी गई है, एरिया ऑफ डार्कनेस। यही एक बुक याद रखो इनकी, ज्यादा नहीं, वी एस नायपुल, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है यही बुक बार 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 पूछी जाती है, तो इसको याद रख लो, ठीक। फिर आपकी झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये जो है लिखी हुई है आपके वृंदावन लाल वर्मा ने, वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में और तो क्या ही आता है, मुंशी प्रेमचंद मैंने आपको करा ही दिया है। हम्म ये भी करा दिया है। और ना अकबरनामा भी हो गया, हुमायूं नामा, शाहनामा याद रखना यार, एक शाहनामा भी है। शाहनामा याद बताओ किसने लिखी है भाई शाहनामा? तो शाहनामा है फिरदौसी की, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिरदौसी की हो गई आपकी शाहनामा, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? कलहन का मैंने आपको करा ही दिया है ना। और भर्तरी का मैंने छोड़ दिया था ना, नीति शतक, भर्तरी की किताब है, याद आ गई, देखो ये है नीति शतक, नीति शतक हो गई आपकी। मतलब शतक शतक नाम से इनकी और भी किताबें हैं, नीति शतक है, वैराग्य शतक है, वैराग्य शतक है। तो मतलब ऐसी जो भी किताब में आपको शतक दिखे ना, शतक शतक आगे, तो ये बुक्स आपकी भर्तरी ने लिखी हैं, भर्तरी, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। और देखो अब, अच्छा गांधी जी की मैंने आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तो बताई दी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये किताब किसने लिखी है, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, तो क्या आप ये किताब नहीं बता पाओगे? किसके पॉलिटिकल गुरु थे गोखले? तो भाई महात्मा गांधी जी के थे। तो आपको बस यही जो है अपना करके आ जाना है आंसर मार्क, ठीक है। अरे ठीक है, चलो। अच्छा यार, बुक्स की ना मतलब भरी पड़ी हैं बुक्स, या तो ये मैं अलग से लिस्ट ही दे दूंगा, ऐसे कितनी बुक्स कराई जाएं आपको, और भी हैं बुक्स तो। अब जैसे कि आप अगर ये उठा लो, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये भाई आपके दलाई लामा की किताब है, दलाई लामा, इन्होंने तब लिखी थी जब ये भारत में रह रहे थे। भारत में किस जगह जो है दलाई लामा को शरण दी गई थी, बताएं जरा अगर आपको पता है तो। फिर आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत पूछा जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है भाई? अरुंधति रॉय ने लिखी है, अरुंधति रॉय। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। पिछली बार का एक आई गेस 2019 में एग्जाम हुआ था रेलवे का, कोई एएलपी वगैरह का, कब हुआ था, तो उसमें ही ये कम से कम 6-7 बार पूछा गया। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है, या सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ऐसे घुमा घुमा के, मतलब सेम बुक के ऊपर, ये पता नहीं रेलवे वालों की क्या आदत है, उन बुक्स के ऊपर बार 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 क्वेश्चंस पूछेंगे, भैया बदल ही लो बुक का नाम। अच्छा, एक 3 किताबें हैं आपकी, एक तो हो गया विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, और फिर आपका गाइडिंग सोल्स, गाइडिंग सोल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। चलो, और ठीक है, अभी इतनी ही बुक्स याद रखो, और चाहो तो उसमें एक अंतिम एडिशन कर लेना एग्जाम वॉरियर्स का,
एग्जाम वॉरियर्स। तो भाई ये किताब लिखी है हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, एनी हाउ। अब ये क्या है, गुलामगिरी। बता दो भाई फटाफट से, ये तो हमने अभी कवर कर लिया। गुलामगिरी, जिसमें कि कास्ट सिस्टम को लेके इनजस्टिस प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में कहानी थी। तो ये किताब किसने लिखी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले साहब ने जो है ये किताब लिखी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी का नाम आपको दिख रहा है, तो इनकी दो बुक्स कभी भी पूछी जाएंगी तो यही दो किताबें पूछी जाएंगी। एक तो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ठीक है। और दूसरी किताब है द एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो ये जो दो बुक्स है ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बी आर अम्बेडकर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग वगैरह, चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हमारा पॉलिटी का कोई क्वेश्चन पड़ेगा तब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जितने भी फैक्ट वगैरह हैं फिर उसको कवर करेंगे, है ना। तो आज हमने ये दो चीज़ें कवर करी कि भाई इसरो के मिशंस वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हो गए जो कि आपके एंशियंट टाइम्स के भी हमने कवर कर लिए हैं, मॉडर्न टाइम के भी कवर कर लिए हैं, और करंट टाइम के भी कवर कर लिए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आती ही हैं, एनी हाउ कहीं ना कहीं रिपीट होती दिखेंगी, ठीक है। अब अगले दिन जो है हम, यानी कल कल कवर करेंगे अपना ये वाला, क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये करेंगे। और इसके साथ हम कुछ जो है गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे, है ना। गवर्नर जनरल से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर जनरल से, तो उन सभी की कहानी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल देना। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज इन द एंड मेहनत हैज़ गॉट नन अदर सब्सटीट्यूट, ओके। तो मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।